हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पेटल्स प्ले 101 पे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वाक्य। यह हिंदी व्याकरण की 12वीं वीडियो है। अगर आपने अव्यय वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो पहले उसे देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में हमने कुछ हिस्सा अव्यय का भी डाला है। थोड़ा जुड़ा हुआ है अव्यय और वाक्य, इसलिए उसे देखना बहुत ही ज़रूरी है। आज हम पढ़ेंगे वाक्य किसे कहते हैं, वाक्यों को किन किन आधारों पर भेदा जा सकता है, वाक्यों के भेद किन किन आधारों पर किए जा सकते हैं, वाक्य के कितने भेद होते हैं हर आधार में, और हम हर प्रकार को अच्छी तरह समझेंगे और जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं, और आप कॉपी पेन लेकर बैठिए, नोट्स बनाइए। पहले हम देखेंगे वाक्य किसे कहते हैं। तो देखते हैं, शब्दों का वह व्यवस्थित रूप जिसमें एक पूर्ण अर्थ प्रकट हो वाक्य कहलाता है। तो वाक्य में यहाँ पे शब्दों की जगह अगर हम पद लिखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि वाक्य शब्दों से नहीं पदों से बनते हैं। पर कहीं कहीं शब्द लिखे होते हैं, पर अगर हम हम यहाँ पे पदों का उपयोग करेंगे, पदों का वह व्यवस्थित रूप ऐसे लिखेंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि शब्द स्वतंत्र होते हैं। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? शब्द या पद, शब्दों या पदों का व्यवस्थित रूप, अव्यवस्थित रूप नहीं, व्यवस्थित रूप एक क्रम में होते हैं। वो एक क्रम होता है लिखने का। जैसे कह सकते हैं पहले उद्देश्य फिर विधेय, ये जिसमें एक पूर्ण अर्थ प्रकट हो। तो एक सिर्फ अर्थ प्रकट होने से नहीं चलेगा, पूरा होना चाहिए वो अर्थ, पूर्ण अर्थ होना चाहिए, तभी वह वाक्य कहलाएगा। तो अगर अपूर्ण अर्थ प्रकट हो तो क्या होगा? तो वो वाक्यांश होगा या उपवाक्य होगा। आगे देखते हैं, वाक्य के कितने अंग होते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं। पहला है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। चलिए देखते हैं दोनों क्या होते हैं। उद्देश्य, वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। तो वाक्य में जिस वस्तु या व्यक्ति के बारे में कुछ भी बताया जा रहा है या कुछ भी कहा जा रहा है उसे उद्देश्य कहते हैं। विधेय क्या होता है? वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। यहाँ उदाहरण के जरिए हम समझते हैं। सुमन फुटबॉल खेल रही है। यहाँ पे सुमन के बारे में वाक्य में कहा जा रहा है, तो सुमन क्या हो जाएगा? उद्देश्य हो जाएगा। फुटबॉल खेल रही है, ये चीज़ हमें बताई जा रही है सुमन के बारे में कि सुमन जो है वो फुटबॉल खेल रही है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा ये पूरा। आगे देखते हैं, वाक्यों के भेद 2 आधारों पर किए जा सकते हैं। पहला है अर्थ के आधार पर और दूसरा है रचना के आधार पर। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पे पहला है कि अर्थ के आधार पर, यानी उसका अर्थ कैसा है, उसका मतलब जो है, उस वाक्य में जो मतलब उसका आ रहा है वो किस प्रकार का है, उस हिसाब से भेद
और दूसरा है रचना के आधार पर, यानी कि वाक्य की बनावट कैसी है उस हिसाब से भेद। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। 8 भेद होते हैं अर्थ के आधार पर अगर देखा जाए तो। यहाँ पहला भेद है विधानवाचक। देखते हैं विधानवाचक वाक्य किसे कहते हैं। देखते हैं विधानवाचक वाक्य किसे कहते हैं। जिस वाक्य में क्रिया के होने या करने की सूचना मिलती हो या किसी प्रकार का सामान्य तथ्य हो, उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शांतनु खाना पका रहा है, तो यहाँ पे वाक्य में क्रिया के होने की सूचना मिलती है सिर्फ, और यहाँ पे एक सामान्य सा तथ्य यानी एक स्टेटमेंट यहाँ पे तथ्य एक सच्चा तथ्य यहाँ पे प्रकट होता है, तब विधानवाचक वाक्य होता है। साधारण वाक्य जिन्हें हम आम जिंदगी में साधारण जीवन में हम जिनका प्रयोग करते हैं, जैसे शांतनु खाना पका रहा है, मैं खाना खा रही हूँ, मैं खेल रही हूँ, ये सब, इनमें नकारात्मकता नहीं होती। अब हम देखेंगे दूसरा भेद, निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य। जिन वाक्यों से क्रिया के न होने या इनकार किए जाने का भाव प्रकट होता है, उसे नकारात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे श्यामा फल नहीं खाती। हम उदाहरण देखते हैं, जैसे श्यामा फल नहीं खाती। यहाँ पे हम देख सकते हैं क्रिया के न होने की बात आ रही है। यहाँ पे खाना एक क्रिया है, खाना खाना, फल खाना एक क्रिया है जो यहाँ पे नहीं हो रहा है। श्यामा यहाँ फल नहीं खा रही है, यहाँ पे एक नकारात्मकता है। यहाँ पे एक जो है नकारात्मक शब्द का भी प्रयोग हुआ है, जैसे नहीं शब्द का प्रयोग यहाँ पे हुआ है, तो इसलिए ये निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य होगा। अब हम देखते हैं तीसरा भेद। तीसरा भेद है प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आपका नाम क्या है, यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, सवाल पूछा जा रहा है। यहाँ पे किसी भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है। स्थान प्राणी के बारे में भी पूछा जा सकता है, तो यहाँ पे ये प्रश्नवाचक वाक्य होगा। चौथा भेद देखते हैं, आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में आज्ञा या अनुमति देने लेने का भाव प्रकट हो, उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आप अंदर आ सकते हैं। यहाँ पे आज्ञा या अनुमति का भाव प्रकट होता है। आज्ञा यानी आदेश देना, बड़े कुछ कहने को कहें तो वो आज्ञा होती है। अनुमति यानी हम परमिशन मांगे, अगर परमिशन जिसे अंग्रेज़ी में परमिशन कहते हैं, उसे हिंदी में अनुमति कहते हैं। यहाँ पे हम यदि अनुमति लें तो यहाँ पे ये आज्ञावाचक वाक्य होगा। अब ये दूसरा उदाहरण देखिए, यहाँ पे आपको जूम करके दिखाती हूँ। यहाँ है किताब के पेज मत फाड़ो। यहाँ पे तो नकारात्मक शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे ये तो निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य होना चाहिए, पर यह नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे आज्ञा दी जा रही है। तो भले ही इसमें नकारात्मकता हो, पर
यह आज्ञावाचक ही होगा, ये ध्यान रखिएगा। इच्छावाचक वाक्य, यह है पांचवा भेद। जिन वाक्यों में वक्ता की इच्छा, कामना, आशीर्वाद आदि का भाव प्रकट होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। यहाँ पे वक्ता जो है बोलने वाला, उसकी इच्छा, कामना या आशीर्वाद का भाव प्रकट होता है। तो इच्छा, उसको अगर कुछ चाहिए और वो भगवान से वो मांग रहा है तो वो इच्छा हो जाएगी। कामना भी वही है। आशीर्वाद में आशीर्वाद, शुभकामनाएं, ये सब भी इच्छावाचक वाक्य में ही आएगा। आशीर्वाद, जो बड़े हमें आशीर्वाद देते हैं। शुभकामनाएं दिवाली में मिलती हैं, हमारे जन्मदिन पर मिलती हैं शुभकामनाएं, किसी भी त्योहार पर मिलती हैं। इन्हें, ये सब इच्छावाचक वाक्य होंगे। उदाहरण, आपकी यात्रा मंगलमय हो। यहाँ पे एक कामना की जा रही है यहाँ पे कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। यहाँ पे ये भगवान से कहा जा रहा है, ये एक शुभकामना भी कह सकते हैं इसे। तो ये इच्छावाचक वाक्य होगा। आगे देखते हैं, विस्मय आदि बोधक वाक्य या विस्मयवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा, भय आदि भाव प्रकट हों उन्हें विस्मयवाचक या विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। यहाँ पे हर्ष, शोक, ये हमारे भाव जो हैं यहाँ पे प्रकट होते हैं विस्मयवाचक वाक्य में। जैसे उदाहरण देखते हैं, छी, कचरे में से कितनी बदबू आ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम एक घृणा का भाव प्रकट हो रहा है इसमें। अगर हम बोले कचरे में से बदबू आ रही है, इसमें कोई भाव नहीं प्रकट हो रहा, ये नहीं पता चल रहा कि हमें सच में घृणा आ रही है या नहीं आ रही है यहाँ पे। पर यहाँ पे जो है, छी, कचरे में से कितनी बदबू आ रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक घृणा का भाव प्रकट हो रहा है। यहाँ पे विस्मय आदि बोधक शब्द भी यहाँ पे है और विस्मय आदि बोधक चिन्ह भी यहाँ पे है। तो ये दोनों से आप समझ सकते हैं कि ये विस्मयवाचक वाक्य है या विस्मय आदि बोधक वाक्य है। आगे देखते हैं, अब ये है सातवां भेद, संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों की क्रिया पूर्ण होने का संदेह होता है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। यहाँ पे संदेह या संभावना या शंका आती है इस वाक्य में। शायद वह आज आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे संभावना दिखाई जा रही है। यहाँ पे ये हम पूरी तरह से ये कह नहीं सकते कि वो आएगा ही आएगा, ये निश्चित नहीं है कि वो आएगा ही। यहाँ पे एक संभावना है, यहाँ पे एक संदेह है, इसलिए यह संदेहवाचक वाक्य होगा। आठवां भेद है संकेतवाचक वाक्य। इस भेद को ध्यान से देखिए, ये थोड़ा सा मुश्किल है समझना, इसलिए इसको ध्यान से देखिए। देखते हैं इसे। जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे, यदि डॉक्टर समय पर आ जाते तो मरीज की जान बच जाती। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या लिखा है यहाँ पे परिभाषा में, एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है। अगर दूसरी क्रिया नहीं होगी तो पहली क्रिया भी नहीं होगी।
तो यहाँ पे संकेतवाचक वाक्य तब होगा। देखते हैं कैसे। यदि डॉक्टर समय पर आ जाते तो मरीज की जान बच जाती। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यदि डॉक्टर समय पर आता, तो यहाँ पे डॉक्टर अगर समय पर आता तो ही मरीज की जान बचती। अगर डॉक्टर देर से आता है तो मरीज की जान क्या बच पाएगी? नहीं बच पाएगी। तो यहाँ पे मरीज की जान का बचना, यहाँ पे मरीज की जान का बचना डॉक्टर के समय पर आने पर निर्भर है। यदि डॉक्टर समय पर नहीं आया तो मरीज की जान भी नहीं बच पाएगी। तो इस ऐसे वाक्य को संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। अब हम देखेंगे रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला भेद है सरल वाक्य। वे वाक्य जिनमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। यहाँ पे एक ही उद्देश्य, एक ही विधेय, एक ही वाक्य, उसमें एक ही मुख्य उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य है। राम खाना खा रहा है। यहाँ पे सिर्फ राम के खाना खाने की बात की जा रही है। राम को ना कोई और क्रिया कर रहा है, यहाँ पे ना कोई और चीज़ यहाँ पे हो रही है, सिर्फ राम यहाँ खाना खा रहा है। एक ही प्रधान उपवाक्य है जिससे कि ये वाक्य बना है। स्वतंत्र है ये पूरा, इस पर कोई ना आश्रित उपवाक्य है ना कोई और उपवाक्य है, एक ही उपवाक्य है, उससे ही ये वाक्य बना है। राम खाना खा रहा है, यहाँ पे ये सरल वाक्य है। यहाँ पे एक ही क्रिया हो रही है, एक ही उद्देश्य है, एक ही विधेय है। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? ये दूसरा भेद है, संयुक्त वाक्य। जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। मैंने कहा था आपको कि अव्यय वाला वीडियो देख कर आइए, क्योंकि उसमें मैंने समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के बारे में आपको पढ़ाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप अभी जाके उसे देख लीजिए। चलिए मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि समान अधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय जो होते हैं वो संयोजन विभाजन करते हैं। यहाँ पे 2 स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं, कोई किसी पर आश्रित नहीं होता, और यहाँ पे ये समान अधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं। यहाँ पे आप इसे आसानी से समान अधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय से भी इसका पता लगा सकते हैं कि कोई वाक्य संयुक्त वाक्य है या नहीं। तो इसका उदाहरण हम आखिर में देखेंगे, पहले हम तीसरा भेद देख लेते हैं। मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य हो और अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। एक ही मुख्य और प्रधान जो है, एक ही मुख्य या प्रधान उपवाक्य होगा और बाकी उस पर आश्रित होंगे। बाकी मैं आपको यह उदाहरण के ज़रिए समझाऊंगी। चलिए उदाहरण देखते हैं। इस परिभाषा तभी समझ आएगी जब आप उदाहरण समझ लेंगे। देखते हैं यहाँ पे उदाहरण। पहले हम देखते हैं संयुक्त वाक्य का उदाहरण, जो दूसरा उदाहरण दिया हुआ है यहाँ पर। माँ बाजार गई और सब्जियां लेकर आई। यहाँ पे देखिए माँ बाजार गई, अगर हम अलग से लिखते हैं तो ये एक वाक्य बनेगा। माँ सब्जियां लेकर आई, ये वाक्य बनेगा। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? प्रधान उपवाक्य हो जाएंगे। प्रधान। प से हम प लिख देते हैं यहाँ पे, है ना। प्रधान उपवाक्य हो जाएंगे दोनों, क्योंकि यहाँ पे दोनों अलग अलग लिखे जाते हैं तो एक दूसरे पर निर्भर नहीं है ये, कि अगर हमने माँ बाजार गई
हटा दिया और यहाँ पे हमने माँ सब्जियाँ लेकर आई लिखा, तो यहाँ पे ये फिर भी इसका अर्थ जो है पूर्ण रहेगा, आधा नहीं रहेगा। जबकि यदि आप देखें, तीसरा भेद देखते हैं यहाँ पे, तीसरा उदाहरण जो दिया हुआ है, उस लड़के को बुलाओ जिसने पीले कपड़े पहने हैं। तो यहाँ पे यदि हम उस लड़के को बुलाओ लिखते हैं तो यहाँ पे ये एक प्रधान उपवाक्य होगा, क्योंकि इसका अर्थ फिर भी लगभग पूर्ण है ना। तो इसलिए ये एक प्रधान उपवाक्य हो जाएगा। यहाँ पे प्रधान लिख देते हैं, प्रधान, ये होगा प्रधान उपवाक्य। जिसने पीले कपड़े पहने हैं, यदि हम ये प्रधान उपवाक्य हटा दे और हम सिर्फ लिखे जिसने पीले कपड़े पहने हैं या पीले कपड़े पहने हैं, तो यहाँ पे ये पूर्ण अर्थ नहीं दे रहा। यहाँ पे जिसने पीले कपड़े पहने हैं, ये पूर्ण अर्थ दे रहा है क्या? नहीं दे रहा है यहाँ पे ये। इससे ये प्रधान उपवाक्य की ज़रूरत है। उस लड़के को बुलाओ जिसने पीले कपड़े पहने हैं, यहाँ पे उस लड़के को बुलाओ की ज़रूरत है। ये वाक्य 1 मान लेते हैं इसे, और इसे वाक्य 2 मान लेते हैं, ठीक। तो वाक्य 2 को वाक्य 1 की ज़रूरत है, पर वाक्य 1 को वाक्य 2 की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए वाक्य 1 प्रधान उपवाक्य है और दूसरा उस पर आश्रित है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य हो जाएगा। यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इसे भी वाक्य 1 2 कर देते हैं। यहाँ पे उपवाक्य 1 उपवाक्य 2। तो उपवाक्य 1 और 2 यहाँ पे जो दूसरे उदाहरण में, दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, इसलिए ये दोनों ही प्रधान है। दोनों कोई किसी पर आश्रित नहीं है, दोनों स्वतंत्र उपवाक्य हैं, इसलिए। और यहाँ पे एक समान अधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय और देख सकते हैं आप यहाँ पे, इसलिए क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य हो जाएगा यहाँ पे। अब हम देखेंगे पहला उदाहरण, आपको समझ आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, एक ही प्रधान उपवाक्य है जिससे कि वाक्य बना है। राम खाना खा रहा है, यहाँ पे कोई और चीज़ यहाँ पे नहीं है उस पर आश्रित, या कोई और स्वतंत्र उपवाक्य नहीं है। यहाँ पे एक ही वाक्य है, एक ही क्रिया हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, माँ बाजार गई और सब्जियां लेकर आई, यहाँ पे 2 क्रियाएं हो रही हैं, इसलिए संयुक्त होगा। और यहाँ पे जो है एक दूसरे पर आश्रित है, इसलिए ये मिश्र वाक्य होगा। और पहले में सिर्फ एक और एक ही प्रधान उपवाक्य, स्वतंत्र उपवाक्य है, जिससे कि पूरा वाक्य बना है, एक ही क्रिया हो रही है यहाँ पे, इसलिए क्या हो जाएगा? सरल वाक्य हो जाएगा। अब वापस चलते हैं परिभाषा पे। सरल वाक्य वह वाक्य जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। तो यहाँ पे हमने देखा एक उद्देश्य और एक विधेय है, तो सरल वाक्य हो जाएगा। तो सही बोल रहा है। और यहाँ पे दूसरा देखते हैं, संयुक्त वाक्य। जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी समान अधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। यहाँ पे हमने देखा स्वतंत्र उपवाक्य थे, दोनों किसी पे निर्भर नहीं थे, 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं, एक दूसरे पर निर्भर नहीं थे, इसलिए। और समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय लगा हुआ था, और, तथा, एवं, ये सब होते हैं समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, तो ये लगे हुए थे वहाँ पे, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये संयुक्त वाक्य। मिश्र वाक्य, एक मुख्य उपवाक्य और अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित। ये हमने देख लिया, जिसने पीले कपड़े पहने किस पर आश्रित था? उस लड़के को बुलाओ वाले उपवाक्य पर। तो अब हमने सारे भेद देख लिए वाक्य के अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, दोनों के हमने भेद देख लिए बारी बारी से। अब हम आगे देखते हैं। शाबाश, मुझे आप पर बहुत गर्व है, आपने फिर से एक और विषय अच्छी तरह से पढ़ लिया, समझ लिया, जान लिया।
अब आप ये विषय कभी नहीं भूलेंगे ज़िंदगी में। आप भी अब आपने भी बहुत सारा वक्त मेरे साथ बिताया। आप अब खेलिए, आप अपना मनपसंद कोई भी कार्य करिए। इसी प्रकार छोटे छोटे कदम हर रोज़ लेते रहिए, छोटा छोटा विषय रोज़ पढ़ते रहिए मेरे साथ, और देखिएगा आप सफलता की तरफ पहुंच ही जाएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी वाक्य और भी अन्य हिंदी व्याकरण के विषयों को अच्छी तरह से पढ़ सके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप एक भी वीडियो मेरी मिस ना करें। आप एक भी वीडियो मेरी आप छोड़े ना। कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं या आप लिख सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा। आपको पिछले वीडियोस में मैंने जो सवाल हल करने दिए थे वो आप हमारे ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं या कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं आपसे मिलूँगी अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।